हिमाचल प्रदेश में आजकल वन अधिकार कानून 2006 या एफआरए एक चर्चित मुद्दा बना हुआ है और हिमाचल सरकार द्वारा इस कानून को आखिरकार समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन कई सरकारी अधिकारियों के बीच में, सोशल मीडिया में और आम लोगों में इस कानून को लेकर कुछ भ्रांतियां और भ्रम हैं। और चूंकि हम इस कानून को लेकर शुरुआती दौर से कार्य कर रहे हैं, आज हम आपके सामने ये मिथ बस्टर वीडियो लाए हैं और इस कानून को लेकर जो 5 मुख्य गलतफहमियां हैं जो बार बार सुनने को मिलती हैं, उस पर कानून क्या कहता है वो सामने रखेंगे। अगर आप ये जानना और समझना चाहते हैं कि वन अधिकार कानून क्या है, कब पारित हुआ और इसमें क्या प्रक्रिया है, तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला भ्रम, एफआरए केवल जनजातीय या शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी समुदायों के लिए बना है। साथियों, एफआरए वन भूमि पर आश्रित 2 श्रेणी के सदस्यों या समुदायों के वन अधिकारों को मान्यता देता है। पहला अनुसूचित जनजाति और दूसरा ओटीएफडी यानी अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, जिसको हिंदी में अन्य परंपरागत वन निवासी कहते हैं, जिसमें मुख्य तौर पर नॉन एसटी समुदाय शामिल हैं। हाँ, ये बात सही है कि कानून आने के बाद हिमाचल राज्य सरकार द्वारा एफआरए को केवल जनजातीय क्षेत्रों या जनजातीय समुदाय के साथ जोड़कर देखा गया और आज तक इस कानून के तहत जो पट्टे लोगों को मिले हैं वो भी अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों में जैसे किन्नौर और लाहौल स्पीति में ही मिले हैं। स्वाभाविक है, इन इलाकों में इस कानून को लेकर अधिक जानकारी भी है और यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में क्लेम भी फाइल हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गैर जनजातीय इलाकों में यह कानून लागू नहीं होता। कि यदि आप जनजातीय समुदाय के अलावा हिमाचल के अन्य किसी और समुदाय से हैं तो वन अधिकार कानून 2006 की धारा 2 के अनुसार अन्य परंपरागत वन निवासी की श्रेणी में आते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। एफआरए को लेकर दूसरा बड़ा भ्रम है कि इस कानून के तहत अन्य परंपरागत वन निवासी को तभी अधिकार मिलेगा जब वन भूमि पर उनका कब्जा 3 पीढ़ी या 75 साल पुराना हो। यह बिल्कुल गलत है। ऐसा कहना वन अधिकार कानून की धारा 4(3) का उल्लंघन है, क्योंकि इस धारा में स्पष्ट किया गया है इस कानून के तहत किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी के वन अधिकारों को इसी शर्त पर मान्यता और उन्हें निहित किया जाएगा जब ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों या अन्य परंपरागत वन निवासियों का वन भूमि पर अधिभोग या कब्जा 13 दिसंबर 2005 से पहले का होगा। इस धारा से ये स्पष्ट हो जाता है कि चाहे अनुसूचित जनजाति श्रेणी से हैं या अन्य परंपरागत वन निवासी की श्रेणी से हैं, वन अधिकारों को मान्यता और उनको निहित करने के लिए वन भूमि पर कब्जा 13 दिसंबर 2005 से पहले का होना चाहिए। ये शर्त दोनों श्रेणी के लिए एक समान है और इसमें कोई अंतर नहीं। और जो भी बात 3 पीढ़ी या 75 वर्षों की अन्य परंपरागत वन निवासी श्रेणी के संदर्भ में की जा रही हैं, वो वन अधिकार कानून के अंतर्गत पात्रता से संबंधित है। तो सवाल आता है कि अन्य परंपरागत वन निवासी की श्रेणी में कौन से लोग आते हैं। जैसा पहले बताया था, कानून की धारा 2(o) में अन्य परंपरागत वन निवासी की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार वो सदस्य या समुदाय जो 13 दिसंबर 2005 के पहले कम से कम 3 पीढ़ी या 75 साल से प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि पर निवास करते आ रहे हैं और जो अपनी आजीविका की वास्तविक ज़रूरतों के लिए वन या वन भूमि पर निर्भर रहे हैं। ध्यान देने की बात है कि वन भूमि पर निवास के बारे में जनजाति मंत्रालय का स्पष्टीकरण है कि निवासी वन या वन के बाहर हो सकता है। दूसरा, पात्रता व्यक्तिगत स्तर पर या समुदाय के स्तर पर भी हो सकती है। इसमें 3 पीढ़ी या 75 वर्षों से क्षेत्र में निवास को साबित करने के लिए निम्न दस्तावेज लगा सकते हैं: परिवार की वंशावली जो एक राजस्व रिकॉर्ड है, और अगर भूमिहीन है तो पुराने गैजेट रिपोर्ट, सेंसस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज लगा सकते हैं जो ये बताते हैं कि आपका समुदाय परिवार क्षेत्र में 75 वर्षों से निवास करता है।
3 पीढ़ियों से वन या वन भूमि पर वास्तविक आजीविका की ज़रूरतों के लिए निर्भरता को साबित करने के लिए वाजिबुल अर्ज की कॉपी, फैसला जंगलात, बंदोबस्त की कॉपी, नक्शा हक बर्तन जैसे दस्तावेज लगा सकते हैं, या इस संदर्भ में आप 2 बुजुर्ग व्यक्तियों की गवाही भी लगा सकते हैं। एक बार किसी समुदाय या सदस्य ने अपनी पात्रता साबित कर दी है तो फिर वन अधिकार कानून की धारा 3(1) के तहत व्यक्तिगत, सामूहिक या दोनों का दावा कर सकते हैं। इसके बाद वन अधिकारों को मान्यता और निहित करने की प्रक्रिया और शर्तें एक समान हैं, चाहे वो वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति हो या अन्य परंपरागत वन निवासी। तीसरा भ्रम आजीविका की वास्तविक ज़रूरत को लेकर है और इसमें यह सोच शामिल है कि जो सेब उत्पादक हैं इसमें क्लेम नहीं कर सकते। कानून के नियम 2 में यह कहा गया है कि आजीविका की वास्तविक ज़रूरतों में वह सभी वन अधिकार शामिल हैं जो इस कानून की धारा 3(1) में दिए गए हैं। इनमें से किसी भी तरह के वन उपयोग द्वारा अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना शामिल है। इसमें वन उत्पादों को बेचकर उससे प्राप्त आय से आजीविका चलाना भी शामिल है। उदाहरण के लिए वन या वन भूमि का उपयोग जलाऊ लकड़ी, पशुओं की चराई, जल स्रोत का उपयोग, सिंचाई या पीने के लिए, या गौण वन उत्पाद जैसे जड़ी बूटी, साग सब्जी आदि इकट्ठा कर इस्तेमाल या बिक्री करना, यह सभी आजीविका की वास्तविक ज़रूरतें हैं। जहाँ तक बात है सेब या अन्य फलदार पेड़ों के बगीचे की, तो वन अधिकार कानून 2006 के नियम 12(a)(8) के अनुसार स्वयं खेती के उपयोग में वृक्ष उपज यानी ट्री क्रॉप्स भी शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि सेब या अन्य फलदार पेड़ों के बगीचे के लिए भी वन भूमि पर दावा किया जा सकता है। शर्त केवल यह है कि 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि का उपयोग होना चाहिए और उपयोग में आ रही भूमि का क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर से ज़्यादा न हो। चौथा भ्रम है कि बड़े कब्जाधारी इस कानून का गलत फायदा उठाएंगे। वन अधिकार कानून 2006 को लेकर प्रशासन ने यही चिंता बार बार जताई है कि बड़े कब्जाधारी, खासकर बागवानी करने वाले एफआरए का गलत फायदा उठाकर वन भूमि हड़प लेंगे और कमज़ोर वर्गों को इस कानून से कोई लाभ नहीं होगा। इस चिंता की ज़मीनी सच्चाई परखने के लिए हिमधरा पर्यावरण समूह ने जिला वन अधिकार समिति किन्नौर के साथ मिलकर एक अध्ययन किया। इस अध्ययन में हमने किन्नौर की 22 वन अधिकार समितियों के 1351 व्यक्तिगत वन अधिकार दावों का विश्लेषण किया। इसमें हमने पाया कि करीब 97% दावे 10 बीघा से कम भूमि के लिए थे और 1351 दावों में से केवल 6 ही दावे 20 बीघा से अधिक के थे। कुल दावेदारों में 26% के करीब दलित एसटी की श्रेणी के थे, जबकि अनुसूचित जाति जिले की कुल आबादी का केवल 17% है। साथ ही इस समुदाय द्वारा किए गए दावों में आ रही भूमि का औसतन क्षेत्रफल अनुसूचित जनजाति समुदाय के दावों की तुलना में आंशिक रूप से ज़्यादा थी। अभी तक पूरे हिमाचल में जो 662 व्यक्तिगत दावे मिले हैं उनका कुल क्षेत्रफल 126 एकड़ है, जो औसतन प्रति दावेदार 1 बीघा से भी कम है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस कानून को निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाए तो सबसे ज़्यादा फायदा सीमांत किसानों और भूमिहीन लोगों को होगा। पांचवा भ्रम यह है कि इस कानून से जंगलों का विनाश होगा। सबसे पहली बात कि एफआरए भूमि आवंटन का कानून नहीं है, बल्कि जो वन भूमि पर 13 दिसंबर 2005 के पहले से प्रावधानों के अनुसार वन भूमि का इस्तेमाल कर रहा है उसी को मान्यता देता है। यानी अगर किसी ने 13 दिसंबर 2005 के बाद वन भूमि पर कब्जा किया है तो एफआरए इन कब्जों को मान्यता नहीं देता। इसको सुनिश्चित करने के लिए एफआरए के तहत वन अधिकारों की पुष्टि और मान्यता की 3 स्तरीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें ग्राम सभा, राजस्व, जनजातीय और वन विभाग के अधिकारी तथा स्थानीय पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्रत्येक चरण में वन विभाग की उपस्थिति भी सुनिश्चित की गई है। वन अधिकार कानून की धारा 5 ग्राम सभा को यह शक्ति व जिम्मेदारी देती है कि वो वनों, वन्य जीव, जल स्रोतों, जैव विविधता और सांस्कृतिक व प्राकृतिक धरोहर की रक्षा कर सके। खासकर कानून की धारा 5D ग्राम सभा को किसी भी ऐसी गतिविधि को रोकने का अधिकार देती है जिससे वन, वन्य जीव या जैव विविधता को नुकसान हो रहा हो। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाली पीढ़ियां वनों से जुड़ी रहें
और वन संरक्षण के साथ साथ लोगों की आजीविकाओं को भी मजबूत किया जाए। आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपकी शंकाएं दूर होंगी। वीडियो को अपने परिचितों के साथ जरूर साझा करें। अगर आप वन अधिकार कानून 2006 के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे FRA सूचना केंद्र को संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।